दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी हसरत एक प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन बन जाने के भर की होती है कि आप एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं, आपकी नज़ीर दी जाए। एक लड़का जो पढ़ने में कतई अव्वल नहीं था, तमाम इम्तिहानों में फेल होता रहा, तीसरी दफा के प्रयास में अध्यापक बन पाया। लेकिन वो लड़का सफल हुआ तो ऐसा कि उसने नई इबारतें रच दी और इसकी शुरुआत होती है तमंचे पे डिस्को करने से। अब ये तमंचे पे डिस्को क्या है? भाई साहब किसी का कर्ज वसूलने किसी के पास गए थे, जिसके पास गए थे उसने धर के हौंक दिया। और बचे कैसे? जो हौंक रहा था उसने कहा मेरे पार्टनर बन जाओ, प्रॉफिट में रहोगे। पार्टनर तो नहीं बने, लेकिन वो जिस धंधे की बात कर रहा था उसमें दिलचस्पी दिखाई और फिर ये इतना बड़ा आदमी बन गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी इससे मिलने की हसरत पालने लगे। कौन है ये आदमी? आज इसका जिक्र क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही सिस्टम इस आदमी से क्यों घबरा रहा है? सबके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। चीन के दक्षिणी हिस्से में हांगचो नाम का एक शहर, यहां एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का, नाम रखा गया मा युन। पढ़ने में कच्चा, किसी तरह कॉलेज खत्म, शहर में नौकरियां खोजने लगा। 30 जगहों पर अप्लाई किया और हर जगह एप्लीकेशन कैंसिल। यहां तक कि केएफसी में वेटर की जॉब तक नहीं मिली। फिर पुलिस की नौकरी करनी चाहिए, यहां भी निराशा हाथ लगी। फिर सोचा मास्टर बन जाता हूं। टीचर्स कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा दी, बैक टू बैक 2 बार फेल हो गया। तीसरे अटेम्प्ट में कामयाबी मिली, किसी तरह कोर्स पूरा किया, बन गया टीचर। सब्जेक्ट था इंग्लिश और साल था 1988 का। उस दौरान मा युन की उम्र थी 24 साल। वो टीचर बन गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी दुकानदारी की। वो अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। कभी वो छोटी छोटी दुकानदारियां जमाता भी, ट्रांसलेशन एजेंसी बनाता, दवा कंपनियों का पार्ट टाइम एजेंट बनता और छोटे मोटे काम कॉन्ट्रैक्ट पर लेता। ऐसे ही 7 साल बीत गए। 1995 का साल आया, एक कॉन्ट्रैक्ट आया और जिंदगी फिर दोबारा वैसी नहीं रही। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चीन की एक फर्म थी, एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने उसके साथ गोची कर दी, पैसा मार लिया। फर्म ने इन पैसों की वसूली का जिम्मा सौंपा उस मैथ्स के टीचर मा युन को। मा युन चीन से पहुंच गए अमेरिका पैसा लेने और कैलिफोर्निया, जहां पर उस बिजनेसमैन का घर था। लेकिन कारोबारी ने पैसे लौटाने की जगह मा युन पर पिस्तौल तान दी। 2 दिन तक कमरे में बंद रखा। जान छुड़ाने के लिए मा युन ने उस बिजनेसमैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक करार। ये बिजनेसमैन अपनी एक इंटरनेट कंपनी खोलना चाहता था और उसे इसके लिए चीन में एक पार्टनर चाहिए था। मा युन को तब इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जान छुड़ाने की गरज से उसने अमेरिकी बिजनेसमैन का चाइनीज पार्टनर बनने की हामी भर दी। किसी तरह वहां से रिहाई मिली और उसके बाद भगे भगे गए अमेरिका के ही दूसरे शहर सिएटल में। यहां उनके कुछ दोस्त रहते थे, गुइया बज्जू। और यहां उन दोस्तों से पता चला कि इंटरनेट क्या बला है। यह भी पता चला कि याहू नाम का एक सर्च इंजन है, इसमें कुछ भी डालो, क्लिक करो, जानकारी मिल जाती है। मा युन ने टाइप किया, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। क्या टाइप किया था उन्होंने अपने वतन का नाम चीन टाइप किया था। और इससे ही मा युन को आइडिया आया, क्यों ना मैं चीन की कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाऊं ताकि इंटरनेट पर जब उनके बारे में सर्च हो तो वो नजर तो आए। और इसी आइडिया के साथ मा युन चीन लौट आया, नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। घर वालों ने स्यापा भी किया होगा। फिर उसने 60,000 रुपए का कर्ज लिया और एक वेबसाइट कंपनी बनाई जिसका नाम रखा चाइना पेजेस। ये चीन की सबसे शुरुआती इंटरनेट कंपनियों में से एक थी। और करती क्या थी ये कंपनी? ये चीन की अलग अलग कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाती थी। मा युन का काम चल निकला। उसने नए जमाने वाले इंटरनेट पर आधारित इनोवेटिव आइडियाज की फॉलोइंग तैयार कर ली। कंपनियों के लिए वेब पेजेस बनाने के बाद ई कॉमर्स के सेक्टर में घुसने का मा युन ने फैसला किया। अब ये ई कॉमर्स क्या भला है? इंटरनेट पर चलने वाली दुकान
जहां आपको सशरीर किसी दुकान पर ना जाना पड़े, आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर सामान ऑर्डर करें। आज की तारीख में 2021 में ये कितनी सामान्य बात लगती है, लेकिन ये बात 90 के दशक की हो रही है। फरवरी 1999 की बात थी। मायून ने कुछ दोस्तों को पार्टी पर बुलाया और इसी पार्टी में नींव रखी गई अली बाबा की। और अली बाबा के नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मायून कौन था। जी, ये अली बाबा के फाउंडर जैक मा का चाइनीज नाम है। दोस्तों से पैसा मिला, जैक मा ने अली बाबा बनाया और 1 बरस के भीतर अली बाबा को अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स और जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशकों की बैंकिंग भी मिल गई और बैकिंग भी मिल गई। शुरुआत में कंपनियों को ऑनलाइन सामान बेचने के लिए फ्री सर्विस देने वाला अली बाबा चाइनीज जनता की खरीदने की आदतें कुछ ही वर्षों में तय करने लगा। फिर आता है 2005 का साल, जब याहू, जिसके सर्च इंजन को देखकर भाई साहब को आइडिया आया था, वो अली बाबा के साथ एक $multi-million की डील करते हैं। इसके बाद अली बाबा को चीन में याहू के सब ऑपरेशंस का जिम्मा मिल गया और देखते ही देखते ये चीन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। यानी कि अली बाबा तय कर रहा था आपके घर में किस रंग के पर्दे होंगे और किस रंग के कच्छे। लेकिन जैक मा यहीं पर नहीं रुके। मा साहब की हसरतें बड़ी थी। उन्होंने सोचा कि खरीदारी के लिए लोग खर्च करते हैं पैसा, लेकिन चीन में बैंकिंग सिस्टम पर सरकार का कब्जा है और उनका बर्ताव एहतियात बरतने वाला है। इस चक्कर में क्रेडिट का शॉर्टेज था चीनी सिस्टम में। जैक मा ने इसका फायदा उठाया और वित्तीय सेवाओं में भी घुस गए और शुरुआत की अली पे नाम के एक प्लेटफॉर्म से। अपने शुरुआती रूप में ये अली पे अली बाबा को होने वाले पेमेंट्स को प्रोसेस करता था। आपको अली बाबा पे कुछ खरीदना है, आपने पैसे से पहले से अली पे में पैसा डाल रखा है और उसी से आपकी कटिंग हो गई। लेकिन धीमे धीमे ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी डिजिटल भुगतान करने लगा और फिर ये बन गया चीन का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। 100 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट के लिए अली पे इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना बड़ा बन गया। और ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जैक मा अब इंश्योरेंस, मनी मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन की फील्ड में भी आ गए हैं। 2014 में ये सब करने के लिए उन्होंने एक और कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा एंट ग्रुप। ये एक फिनटेक कंपनी है। अब ये फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इनका आप संधि कर दो और उससे बन जाता है फिनटेक। एक कॉम्बो पैक है। ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी के सहारे वित्तीय सेवाओं और गतिविधियों में डील करती हो और निवेश खूब करती हो टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स में। नवंबर 2020 में यही एंट कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आने वाली थी। मैं दोहरा देता हूं, नवंबर 2020 यानी जुमा 2.5-3 महीने पहले की बात है। एंट कंपनी जो लॉन्च हुई थी 2014 में, ये अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी, शेयर लाने वाली थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा था। कितना बड़ा? उम्मीद थी कि शुरुआती पब्लिक लिस्टिंग से इस कंपनी को 23 लाख करोड़ रुपए की रकम आएगी। कितना पैसा बाबा रे बाबा, आंखें दर्द हो जाएं गिनते गिनते। लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, इससे पहले कि मेरी आंखें दर्द होती, जैक मा की किस्मत ने पलटी खा ली। वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैड बुक में आ गए। और इसकी वजह क्या जैक मा की दी एक स्पीच भर थी जो उन्होंने 24 अक्टूबर 2020 को दी थी, जिसमें उन्होंने चीन के बैंकिंग सिस्टम की आलोचना की थी या कहा था कि सरकारी बैंकिंग सिस्टम इनोवेशन को कुंद करता है, इसके नियम कायदे, इसके काम करने का तरीका बुजुर्गों के किसी क्लब जैसा है। अगर देश को तरक्की करनी है तो उसे अपने वित्तीय ढांचे में सुधार करना होगा। सिर्फ एक टिप्पणी आपकी किस्मत बदल सकती है क्या? कई लोगों ने कहा कि यह भाषण जैक मा की सक्सेस स्टोरी में आखिरी कील की तरह साबित हुआ। यानी कि पहले भी कुछ कीलें ठुक चुकी थी उनके ताबूत में। ये क्या कीलें थी आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन पहले तो ये जान लीजिए कि इस सब बयान के बाद 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर 3 नवंबर को जैक की जो एंट कंपनी है उसका आईपीओ प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। दुनिया की उस दिन की आर्थिक मामलों की सबसे बड़ी सुर्खी। फिर खबर आई कि अली बाबा जो इनकी पहली कंपनी थी, इस पर मोनोपोली कानूनों के उल्लंघन की जांच बिठाई गई। इसके बाद खबर आई कि इनका जो एंट ग्रुप था उसकी भी रीस्ट्रक्चरिंग का आदेश दिया गया, मतलब जो बॉस लोग हैं उनको बदलो। इसके अलावा जैक मा, उनके बारे में खबर आई, तब नहीं आई अब आई, पर बात तब की ही है, ये बताया जा रहा है। क्या है ये खबर? अगर आप इंटरनेट पर सक्रिय हैं तो अब तक जानते होंगे, जैक मा लापता है। 24 अक्टूबर वाली उस स्पीच के बाद से वो पब्लिक में नजर नहीं आए। वो कहां गए? इसको लेकर खूब सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कि जाहिर सी बात है मजेदार होती हैं। हम भी कुछ आपको बताएंगे। ये थ्योरीज कहां पसरी हैं?
चीन का जो सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वी चैट, उस पर, ट्विटर पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या कहा जा रहा है। थ्योरी नंबर 1, जैक मा चीन छोड़कर भाग गए। थ्योरी नंबर 2, जैक मा को गायब कर दिया गया। मतलब मिस्टर इंडिया थोड़ी ही गायब कर दिया जाएगा, पकड़ा होगा, कहीं धरा होगा, कहीं जेल में। ऐसी आशंका है कि सरकार ने शायद उन्हें अंडरग्राउंड होने का निर्देश दे दिया। यह भी आशंका जताई जा रही है कि उन्हें कहीं यातना शिविर में तो नहीं भेज दिया गया। चीन में ऐसा करते हैं, मतलब उनके लिए काफी नॉर्मल है उइगरों को, पत्रकारों को, मतलब जिनका उनको मन करता है कि इसके पास लाल किताब नहीं है या लाल किताब है लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, शी जिनपिंग जिंदाबाद नहीं बोल रहा है, इनको भेज दो। और ये सिर्फ आम लोगों पर, हमारे आपके जैसे लागू होता हो जो चीन में रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े तोपची लोग हैं, बिजनेस टाइकून जिनको बोलते हैं, नामचीन हस्ती जिनको बोलते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, साल 2020 मार्च का महीना, रेन झिकियांग नाम के एक बहुत बड़े कारोबारी थे, अचानक से लापता हो गए। गायब होने से कुछ दिनों पहले वो आए थे सामने एक लेख के जरिए, और इसमें उन्होंने कोरोना के लिए चीन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं वो ऐसे मस्खरे हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं लेकिन सम्राट बनना चाहते हैं। 6 महीने तक उनकी कोई खबर नहीं आई। सितंबर में खबर आई, पता चला कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इल्जाम में उन्हें 18 साल कैद की सजा सुनाई गई है। लोग कह रहे हैं कि जैसा हाल उनका हुआ, क्या जैक मा के दिन भी वैसे ही बदल गए हैं, बुरे हो गए हैं? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जैक मा और चीन की सरकार के बीच जो खुन्नस है वो हमेशा रही हो। ये समझना जरूरी है, तभी आप इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के पार जाकर चीजें समझ सकते हैं। जैक मा को चीन की जो सक्सेस है प्रोडक्शन के लिहाज से, सप्लाई के लिहाज से, एक जो दुनिया में वो जाइंट पावर बन के उभरा है, उसको पोस्टर बॉय माना जाता था जैक मा को। देखिए, एक चीन का निम्न पृष्ठभूमि से उभर कर आने वाला लड़का हु मेड इट बिग इन द वर्ल्ड। शुरू से शुरू किया, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। क्या यह चीन की सरकार के सहयोग के बिना मुमकिन था? नहीं मुमकिन था। वो चीन के अनाधिकारिक एम्बेसडर जैसे थे। वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल विजन्स को दोहराते थे और दुनिया उन्हें सुनती थी। चीन के लिए बेपनाह जहर उगलने वाले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद जैक मा से मिलते हैं। ये चीन की मेड इन चाइना का सबसे सफल प्रतीक था। उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। चीन में लोग उन्हें प्यार से डैडी माँ बुलाते थे। वो कभी रॉक कॉन्सर्ट में गाते, कभी कुंफू जैसी चर्चित फिल्म में एक्शन करते नजर आते, यानी कि बहुत पॉपुलर, इतने कि वो एक पैरेलल अथॉरिटी माने जाने लगे। और यहीं से वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को खतरा लगा कि कोई आदमी इतना पॉपुलर है, कोई आदमी जिसका पूरी दुनिया में एक्सपोजर है, वो आदमी हमारी व्यवस्था को जिससे पनप के इतना बड़ा बना है खराब बता रहा है। इस आदमी की मंशा क्या है? सरकारों को, सरकार के लोगों को लगने लगा कि जैक मा इतना बड़ा हो गया है कि कोई उसे छू नहीं सकता, और जैक मा भी इस चीज पर भरोसा करने लगे। इसीलिए वो समय समय पर चीन के सिस्टम की आलोचना भी करते। जैसे 2013 में चीन का जो सरकारी अखबार है पीपल्स डेली, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हमारे चीन के सिस्टम में असंख्य नियम कानून हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि चीन का वित्तीय ढांचा केवल 20% लोगों का हित देखता है, गलत है। यानी कि ये एक तीखा प्रहार था उस वक्त के सरकारी तंत्र पर। फिर 2015 आता है जब जैक मा की कंपनी हांगकांग में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक फंड बनाती है। तभी हांगकांग में बड़े स्तर पर लोकतंत्र समर्थक प्रोटेस्ट हो जाते हैं। सरकार जैक मा पर दबाव डालती है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें फंडिंग के फायदों से दूर रखो, लेकिन जैक ये बात नहीं मानते और कहते हैं कि उनकी कंपनी प्रोटेस्ट के आधार पर लाभार्थियों में फर्क नहीं करेगी। यानी पंगा नंबर 2। एक बार और एक सरकारी रेगुलेटर ने अलीबाबा पर फेक प्रोडक्ट्स बेचने का इल्जाम लगाया। जैक मा ने इन आरोपों को खुलेआम चुनौती दी और इतना कैंपेन किया कि रेगुलेटिंग एजेंसी को अपने इल्जाम वापस लेने पड़े। यानी वो बीच बीच में अपनी बैटल्स चूज करते रहते थे। कई दफा कन्फ्रंट करते थे, बिल्कुल नहीं हिचकते थे। जैसे जब उनके थर्ड पार्टी पेमेंट वाले बिजनेस पर सवाल उठे तो उन्होंने बेपरवाही से कहा कि अगर इस बिजनेस के बदले किसी को जेल जाना पड़े तो मैं खुद वो कैद भुगतने को तैयार हूं। जैक कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि उनकी छवि इतनी बड़ी है कि सरकार उन्हें नहीं छेड़ेगी। लेकिन जैक की यही मुखरता, यही लार्जर देन लाइफ छवि के चलते शी जिनपिंग को उनसे खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लंबे समय से टोन डाउन करने का सिग्नल दिया जा रहा था और इसी के चलते सितंबर 2019 में कई विद्वान मानते हैं कि जब जैक मा अपना 55वां हैप्पी बर्थडे मना रहे थे तो उन्होंने अलीबाबा के चेयरमैन का पद त्याग दिया।
इसके बाद भी उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अगर सरकार उनकी कंपनी पाना चाहती है तो वो इसे सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं। लोग सोचते थे कि जैक मजाक कर रहे हैं या सरकार से कह रहे हैं कि माई बाप आप हमारे ऊपर हो, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि सरकार सच में उनकी माई बाप, उनकी मालिक और उनकी कंपनी की मुख्तार बनने को तैयार हो गई। चीन ने अलीबाबा पर मोनोपोली बनाने का आरोप लगाया, एंट कंपनी पर कानून के प्रति उदासीनता बरतने का, जरूरी नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया और सबसे मुख्य आरोप एंट के क्रेडिट बिजनेस पर, जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अब ये क्रेडिट बिजनेस क्या है इनका? एंट बिना कैपिटल मेंटेन किए शॉर्ट टर्म लोन बांटता था। इसके लिए वो कर्ज चाहने वालों को सीधे लोन न देकर बैंकों से कनेक्ट करता, लोन दिलाने के बदले लोगों से फीस वसूलता और बैंक भी ब्याज कमाते हैं। यानी कि आपने सिर्फ फेलिसिटेट कर दिया और मजे मार रहे हो। इस आसान लोन व्यवस्था में करीब 100 चीन के बैंक एंट ग्रुप के साझेदार थे। चीन की सरकार कह रही है कि ऐसा करके एंट ग्रुप ने बैंकिंग सिस्टम को वल्नरेबल बनाया। अब तक ये लोग क्या विजया का सेवन करके आंख मूंदे पड़े हुए थे, अब एकदम से इनकी बुद्धि खुली है। उनके माथे बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम लाद दिया गया। जो बात कही जा रही है वो एंट कैसे व्याख्यात करती है। वो कहती है कि भाई ये तो चीन की वित्तीय व्यवस्था है, हमने इसका इस्तेमाल किया, आप इसको ठीक कर दो तो हम कोई और तरीका अपनाएंगे पैसे कमाने का, इसका ठीकरा हमारे सर ना फोड़ो। जहां तक बात मोनोपोली की है तो यह भी चाइनीज सिस्टम की देन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीन की सरकार ने हमेशा से इंटरनेट सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, विदेशी कंपटीशन से बचाया। जो आपके भाई बंधु या दुनिया में किसी के भी भाई बंधु, आप ऑफेंड ना हो जाएं कि भैया हमारे भाई बंधु नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक, ये सारी कंपनी हम लोग धड़ाके से यूज करते हैं, चीन वाले नहीं कर पाते। उनको वहां ऑपरेट करने का हक नहीं है। सरकार खुद ओपन मार्केट का नियम नहीं मानती और फिर मोनोपोली के बहाने जैक मा की गर्दन नापती है। कितना जायज है, लेकिन क्या जायज की बात करना चीन के संदर्भ में जायज है? अब तक जैक मा सरकार के सपोर्ट से ऑपरेट कर रहे थे, चीन की टॉप लीडरशिप के साथ उठ बैठ रहे थे, बिजनेस प्रैक्टिस सरकार के सामने थी। क्या यह मुमकिन है कि यह सब फलता फूलता रहा और पता नहीं चला, और या फिर पता चला लेकिन जब लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही फल फूल रहे हैं तो चुंगी लगा दी गई? असली बात यह है कि जैक मा ताकतवर हो गए थे और सरकार सार्वजनिक तौर पर उन्हें जलील करना चाहती थी। सिर्फ उनको नहीं, उनके कान उमेट कर बाकी लोगों को भी मैसेज देना चाहती थी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फूंक दिए जाओगे, हौंक दिए जाओगे। खबरें आ रही हैं कि एंट का आईपीओ इवेंट रद्द करना, अलीबाबा पर जांच बिठाना, एंट की रिस्ट्रक्चरिंग का आदेश देना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ये सारे फैसले लिए और ये आदेश पॉलिसी सुधारने वाले नहीं, बदला लेने वाले आदेश हैं। यानी कि चीन में रहना है तो शी जिनपिंग को जिंदाबाद कहना है, वो दिन कहें तो दिन, रात कहो तो रात। चीन को उसकी ये कथित क्रांति मुबारक हो। जैक मा की कहानी हमने आपको बता दी, उनका भविष्य अधर में है। वो हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, या तो किसी लीक से पता चलेगा या कभी चीन महीने, 2 महीने, 10 महीने बाद बताएगी कि इनको फलाने केस में निपटा दिया गया। जो भी होगा आपको बताएंगे दुनियादारी में। पर दुनिया के लिए एक सबक है, ये जो उचक के चीन की कंपनियों में निवेश करने जाते हैं बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर, नॉट दैट कि वो दुनियादारी देखते होंगे, पर यू नेवर नो, दे माइट वॉच इट। तो उनको अब ये एहतियात बरतना चाहिए कि एक ऐसी सरकार जो कभी भी कुछ भी पॉलिसी डिसीजन कर सकती है और किसी को भी चपत लगा सकती है, क्या उनकी कंपनियों में निवेश करना बुद्धिमत्ता है? क्योंकि बिजनेस अनिश्चितता से बचता है। ये बड़ी खबर थी। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। यहां का एक बहुत ही घटिया नियम था, लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या नियम था? पाकिस्तान में यदि कोई लड़की रेप से बच जाती है, रेप सर्वाइवर है, तो उसकी वर्जिनिटी जांची जाती थी 2 फिंगर टेस्ट के जरिए, हाइमन टेस्ट के जरिए। और ये बहुत अपमानजनक था क्योंकि हाइमन खेलने से भी फट सकता है, चोट लगने से भी फट सकता है, इसका किसी लड़की के चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर चरित्र पर उंगली उठाई जाती थी। लाहौर की कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, अवैज्ञानिक है, अपमानजनक है। और यह फैसला किसने सुनाया? एक बुद्धिमान महिला ने, जस्टिस आयशा मलिक का यह फैसला। दूसरी सुर्खी वियतनाम से है। यहां की एक अदालत ने 3 पत्रकारों को 11 से 15 साल कैद की सजा सुनाई है। ये तीनों कौन थे? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वियतनाम के सदस्य थे। ये संगठन स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की पैरोकारी करता है। लेकिन जिन 3 पत्रकारों को सजा मिली, उन पर मुकदमा क्या था, मामला क्या था? स्टेट के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप।
कोर्ट ने इन तीनों को फेयर ट्रायल नहीं दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है और लंबे समय से जो भी इस तानाशाही का विरोध कर रहा है, पत्रकार, एक्टिविस्ट, राजनीतिक आलोचक, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हमारा देश बढ़िया है, लोकतंत्र, यहाँ कोई सरकार की आलोचना करे बिल्कुल भी उसे निशाना नहीं बनाया जाता। जनता कहती है ये बढ़िया आदमी है, सरकार से सवाल पूछ रहा है ना। तीसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से। 4 देश हैं यूके में, रट लो, जीके का सवाल शायद कभी पूछ लें। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। अब इसमें से जो वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहां पहले से ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन 5 जनवरी की तारीख से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड यहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया। क्यों किया गया? नया वेरिएंट है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसके चलते ब्रिटेन के अस्पतालों में इतनी हचक के भीड़ आ रही है कि संभाले नहीं संभल रही। कितनी भीड़ आ रही है, एक उदाहरण देते हैं। 4 जनवरी को ब्रिटेन में कोरोना के 59,000 मामले सामने आए और आप इससे पहले कि मुड्ढे मुड़का के कहो कि इतनी तो हमारे नगर पालिका में पोलिंग इससे ज़्यादा है। भाई साहब, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, छोटा सा टापू वाला देश है। आशंका है कि फरवरी के आखिरी तक ये लॉकडाउन बना रहेगा। तो आज की दुनियादारी में इतना ही। जो तमाम आपके नाते रिश्तेदार इंग्लैंड वाली नौकरी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर वहीं रह रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग रहते हैं, लल्लन टॉप के भी दर्शक हैं, तो वो अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। आज की दुनियादारी में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।